गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरकू जनजाति। एट द सेम टाइम हमको देखना है अगरिया और उसके साथ ही साथ बिंझवार को भी हमको देखना है। तो इस प्रकार आपका जनजाति वाला स्पेसिफिक जो जनजाति पे बात कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हो सके तो 2 क्लास में और लूँगा जनजाति का, क्योंकि उसमें हम लोग को लोक वाद्य यंत्र है, लोकगीत है, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स को कवर करने, फिर जनजाति आपका ख़त्म हो जाएगा। तो देखेंगे आज हम कोरकू जनजाति की बात करेंगे और साथ में ही जो जो जनजाति और बाकी है उसको आज चर्चा कर लेंगे। कोरकू के बारे में देखेंगे, आपको तो पता ही इंट्रो रहेगा। इंट्रो देखेंगे। सबसे पहले कोरकू जनजाति, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है भूमि खोदने वाला। ठीक है, इसको लिखते जाएंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूमि खोदने वाला। ठीक है, भूमि खोदने वाला। कोरकू जनजाति अपनी उत्पत्ति, ठीक है, अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं। ठीक है, महादेव। कोरकू जनजाति का शाब्दिक अर्थ यानी कि कोरकू का, ये सिर्फ कोरकू का शाब्दिक अर्थ है भूमि खोदने वाला, और ये अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। सेकंड चीज इनके बारे में है, कोरकू जनजाति एक ऐसी जनजाति है जहाँ पे महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर है सभी जनजातियों से। मतलब यहाँ बोल सकते हो आप, यहाँ जो है महिलाओं की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अन्य जनजातियों की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। ठीक है, सबसे बेहतर है। इसको अब एक एक करके आप लिखेंगे। तो कोरकू जनजाति भूमि खोदने वाला, इनका जो है ये पारंपरिक व्यवसाय भी है और इसका अर्थ भी है। ये अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं, महिलाओं की स्थिति बेहतर होती है। एक ही चीज लिखेंगे, कोरकू जनजाति जो है ये मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, मुंडा भाषा परिवार, ठीक है, से संबंधित है। और ये रहते कहाँ हैं? तो बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा। ठीक है, ये आपको पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। बिलासपुर है, रायगढ़ है, सरगुजा है। तो इस प्रकार इसके इंट्रोडक्शन पे हमने बात कर ली है। भूमि खोदने वाला हो गया आपका, अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं, महिलाओं की स्थिति सभी जनजातियों से बेहतर होती है, मुंडा भाषा परिवार से बिलोंग करते हैं, और फिर ये बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा में पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे हम चलते हैं, जो कि इसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे रहेगा। जैसा कि आपको पता ही है, ऐसी हम लोग बात करते हैं। तो इसके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सबसे पहला चीज रहेगा इनकी उपजाति। कोरकू जनजाति की सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे उपजाति। ठीक है, उपजाति पे बात करेंगे। उपजाति इनके कौन कौन से जो आपको देखने को मिलता है? सबसे पहले है बावरिया, बिल्कुल इसको आप लिखते जाएंगे, बावरिया। ठीक है, बावरिया। आप लिखेंगे बोंदिया, ये बोंडिया भी मिलता है लेकिन आप बोंदिया लिखिए। बावरिया, बोंदिया, नाहुल, बोंदी। ठीक है, नाहुल जो है आपका बोंदी, ये ना है। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे रूमा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे बाउसी। ठीक है, ये आपका रहेगा बाउसी, बाउसी। तो इस प्रकार इनके जो है उपजातियां हमें देखने को मिलती है। आप चाहो तो इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं महिलाओं की स्थिति पे। तो पहला चीज हो गया, मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि महिलाओं की स्थिति को अच्छे से एक्सप्लेन करना है, देखते रहेंगे। महिलाओं की स्थिति आपको मैंने बताया है, ये हो गया आपका। महिलाओं की स्थिति जो है अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे श्रेष्ठ है। पहली चीज तो अन्य जनजातियों की तुलना में कोरकू जनजाति में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ है, या फिर बोल सकते हो सभी जनजातियों में सबसे श्रेष्ठ महिलाओं की स्थिति जो है वो है कोरकू जनजाति में। एक चीज है महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा अपने पति को त्याग करके अन्य के साथ जो है विवाह करने, ठीक है, अन्य के साथ विवाह करने यह सामान्य घटना माना जाता है। इट मीन्स क्या है, जैसे कि महिला है, महिला अपने पति को त्याग करके किसी अन्य के साथ अगर वो विवाह कर लेती है तो ये इसके लिए सामान्य घटना होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है, इनके लिए सामान्य घटना होती है। इतनी अच्छी स्थिति है, ये दर्शाता है, इतनी उनको स्वतंत्रता है कि महिलाएं जो है अपनी पति का त्याग कर सकती हैं। उसे पाटो विवाह कहते हैं। ठीक है, पाटो विवाह कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आया है कि कोरकू जनजाति की महिलाएं अपने पति का त्याग करके किसी अन्य के साथ विवाह जो करती हैं वो पुनर्विवाह हो गया उनके लिए, तो उस विवाह को पाटो विवाह कहते हैं।
और इस स्थिति में ये महिला सिर्फ उस बच्चे को ले जाती है, यानी कि उसके बच्चे अगर रहेंगे तो सिर्फ उसी बच्चे को लेकर जाएगी जो कि नवजात रहेगा। इसको आप याद रखेंगे, नवजात, ठीक है, नवजात शिशु को ही वो लेकर जाएगी। तो ये तो रहा महिलाओं की स्थिति। ये देख के ही आपको समझ में आ गया है कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति अन्य जनजातियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ थी। अब दूसरी चीज़ पे हम बात करते हैं, विवाह। देखेंगे विवाह, इनमें विवाह, ठीक है, विवाह पे चलें तो सबसे पहले देखेंगे जब कोरकू जनजाति में जब लड़का होता है, ठीक है, कोई भी लड़का होता है, वो अपने माता पिता के साथ तब तक रहता है जब तक कि उसका विवाह ना हो जाए। सुनने में अजीब है लेकिन सही है। क्या कहा मैंने? कोई भी जो पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, ये बड़ा पुत्र पे ज़्यादा वो होता है, रिलेवेंट है। कोई भी पुत्र तब तक रहेगा, ठीक है, तब तक अपने माता पिता के साथ रहेगा जब तक कि उसकी विवाह ना हो जाए, ठीक है। और जैसे ही विवाह हो जाता है वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहता, और ये रिलेवेंट होता है बड़े पुत्र के लिए। लेकिन जो छोटे पुत्र होता है, इसके लिए देखेंगे छोटे, यानी कि उसका जो छोटा बेटा होता है, ठीक है, ये विवाह के पश्चात, ठीक है, माँ पापा के साथ रहता है, यानी कि माता पिता के साथ रहता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कोरकू जनजाति में जो बड़े पुत्र है ये, ठीक है, बड़े पुत्र तब तक माता पिता के साथ रहता है जब तक कि उसका विवाह ना हो जाए, लेकिन छोटा पुत्र विवाह के पश्चात माता पिता के साथ रहता है। अब कोरकू जनजाति पे, अब कोरकू जनजाति के मृतक संस्कार, आपकी नृत्य हो गई, फिर जाति स्तर, इस पे बात करेंगे। एक लाइन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मृतक संस्कार देखेंगे। मृतक संस्कार को कोरकू जनजाति में सिडोली कहा जाता है, बस इतना ही याद रखना है। अब सिडोली क्या है, ऐसा कुछ और नहीं है, बस मृतक संस्कार, जो जो इन लोग मृतक संस्कार करते हैं, मृत्यु होने पर जो जो इनके द्वारा कार्यक्रम किए जाते हैं, संस्कार किए जाते हैं, उसे सिडोली कहा जाता है। दैट्स इट। नेक्स्ट है आपका नृत्य। आपको पता ही है, हमने नृत्य वाली टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करी है। हमारे जो प्लेलिस्ट में वो वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो नृत्य आप देखेंगे, वहाँ भी पहले भी बताया था, इसने थाप्ती, ठीक है, थापटी या फिर थापटी, थापड़ी है यार, ठीक है, थापटी या फिर थापड़ी नृत्य करती है, और साथ ही ये ढांढल नृत्य भी करती है। इसको आप लिखेंगे ढांढल, ठीक है, ये ढांढल है, परफेक्ट, ठीक। अब जाति संस्तर देखेंगे, पोथरिया, ठीक है। जाति संस्तर मतलब क्या समझ रहे हो? एक उपवर्ग है पोथरिया, ठीक है, उपवर्ग है। इसके साथ आप बोलोगे कोरकू जनजाति जाति संस्तर पोथरिया है, यानी कि यहाँ एक उपवर्ग समान ही है। तो इस प्रकार सोशियो कल्चरल लाइफ जो कि कोरकुओं का है, ये समाप्त करने के बाद अब हमें जाना चाहिए आर्थिक जीवन पे। देखते हैं इनके आर्थिक जीवन कैसी है, फिर इसको खत्म करेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो इनके आर्थिक जीवन देखेंगे। सबसे पहले तो है कि ये पारंपरिक रूप से भूमि खोदने का कार्य करती हैं। इसको आप एक एक करके लिखेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इनके आर्थिक जीवन पे, ठीक, आर्थिक जीवन पे। मैंने कहा पारंपरिक रूप से, ठीक है, पारंपरिक रूपेण ये भूमि खोदने का कार्य करती हैं। आपको पता ही है, भूमि खोदने का कार्य करती हैं। दूसरी चीज बोलेंगे, और इसके साथ ही कृषि एवं मजदूरी। क्या कहा मैंने? कृषि एवं मजदूरी, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इसलिए आप, क्योंकि मेरे को जल्दी लिखना होता है, आप मेरी आवाज़ को सुन के लिखेंगे। कृषि एवं मजदूरी का भी एक कार्य करते हैं। तो मैंने क्या कहा, कोरकू जनजाति का आर्थिक जीवन में पारंपरिक रूपेण ये भूमि खोदने का कार्य करती है। उसके बाद इनके जो है कृषि एवं मजदूरी के कार्य भी करती हैं, लेकिन साथ में ही लघु वनोपज, ठीक है, लघु वनोपज। क्या कहा मैंने? लघु वनोपज एकत्रित करके, ठीक है, आप बोलोगे एकत्रित करके बाजार में बेचने का कार्य भी ये करती हैं। यह भी इनके आजीविका का एक मुख्य साधन है। तो इस प्रकार इनके आर्थिक जीवन भी खत्म हो जाता है। और आपको तो पता ही है, जो जो यहाँ पे और मैं जितना सर्च कर पाता हूँ उसको लास्ट में ज़रूर मेंशन करता हूँ। तो निश्चिंत रहिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बावजूद और बचता है, जब हम लास्ट क्लास करेंगे जनजातियों की, वहाँ मैं भर भर के और लिखवा दूंगा। कुछ भी और कुछ हमें वहाँ से जानना चाहिए, वो चीज़ मैं सब कुछ सर्च करके आपको
दे दूंगा। ठीक है, तो ये तो रहा आपके कोरकू जनजाति के बारे में। नेक्स्ट हम अभी स्टार्ट करते हैं बिंझवार के बारे में। परफेक्ट। अब हम बिंझवार जनजाति की बात करेंगे। यहाँ पे आपको पता ही है फॉर्मेटिंग के अनुसार सबसे पहले हम इंट्रो पे बात कर लेते हैं। इनके बारे में छोटी सी परिचय है क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बिंझवार जनजाति जो है बैगांव की, ठीक है, बैगांव की ही एक उपजाति है। क्या कहा मैंने? बिंझवार बैगांव की ही एक उपजाति है, लेकिन बिंझवार ऐसा नहीं मानते। इस लाइन को समझ गए आप? बैगांव की उपजाति जरूर है बिंझवार, लेकिन वह ऐसा नहीं मानते। दूसरी चीज़ है ये अपनी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से, ठीक है, ये अपनी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से मानती है बिंझवार जनजाति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अपने पूर्वज, ठीक है, विंध्यवासिनी के पुत्र 12 भाई बेटकर को मानते हैं। लिख लेंगे आप 12 भाई बेटकर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? तो बिंझवार जनजाति बैगांव की ही एक उपजाति है। बिंझवार जनजाति अपनी उत्पत्ति विंध्याचल पर्वत से मानती है। बिंझवार जनजाति अपने पूर्वज विंध्यवासिनी के बेटे यानी कि उसके पुत्र जो है 12 भाई बेटकर को मानती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे है जो ये इनमें मान्यता है, और ये ऐसा कहते हैं कि इनके जो पूर्वज है, ठीक है, इनके पूर्वज बिंझकोप, इसको लिखें बिंझकोप से लंपा की ओर प्रवासित हुए। ठीक है, तो बिंझकोर से लंपा की ओर गए, ऐसे इनमें मान्यता है। और इस लंपा की पहचान कोरबा स्थित लाफागढ़ से किया जाता है, ये हो सकता है बोल के। तो ये तो रही बिंझवार के बारे में इनिशियल इंट्रोडक्शन बोल सकते हो। एक चीज़ यहाँ और डाल सकते हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेंगे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने जाने वाले वीर नारायण सिंह, ठीक है, वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति से संबंधित थे, जो कि छत्तीसगढ़ से यानी कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इंट्रो खत्म करने के बाद इनके सोशियो कल्चरल लाइफ पे, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, यानी बिंझवार जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे चलते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले उपजातियों पे ही बात करते हैं। आपको तो पता ही है इनकी उपजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखेंगे सबसे पहले तो है आपका बड़े बिंझवार, ठीक है, बड़े बिंझवार लिखते जाएंगे। सोनझरा, ठीक, मेरी आवाज़ सुन के ज़्यादा लिखेंगे, सोनझरा, बड़े बिंझवार, सोनझरा, बिरजिया, ठीक है, और बिंछिया। बिंछिया अच्छा है एक्चुअल में, मैं झा क्यों लिख रहा हूँ। तो बड़े बिंझवार, सोनझरा, बिरजिया, बिंछिया, क्लियर है? ये इनकी क्या है? उपजातियां हैं। अब इसको एक एक लाइन में हमें एक्सप्लेन करनी है। बड़े बिंझवार पहले जमींदार थे, ठीक है, और सभी उपजातियों से ये उच्च थे। जमींदार थे और क्या थे? उच्च थे। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? सोनझरा नदी से, ठीक है, सोना एकत्रित करने का कार्य करते थे। सोना या फिर स्वर्ण, ठीक है, आप स्वर्ण लिख लो, स्वर्ण एकत्रित करने का कार्य करते थे। बिरजिया खेती करते थे, ठीक है, और बिंछिया ये ऐसे मानते हैं कि इनके पूर्वज के द्वारा किसी गोंड राजा की हत्या की गई है, यानी कि उनके द्वारा जो है किसी गोंड राजा की हत्या हुई है, ऐसे कौन मानते हैं? बिंछिया। तो इस प्रकार इनकी उपजातियों पे भी अच्छी खासी बात हो गई है। समय की पाबंद है यार, थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं वैवाहिक मान्यता और फिर इनके धार्मिक मान्यता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वैवाहिक मान्यता, ठीक है, वैवाहिक मान्यता, फिर अब एक धार्मिक मान्यता भी बात करेंगे। देखेंगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है तीर विवाह, ठीक है, ठीक, स्पेलिंग शायद गलत है क्या, देख लेंगे, अब चेक करते जाएंगे। तीर विवाह, तीर विवाह यह है कि योग्य वर नहीं मिलता है, जब भी योग्य वर नहीं मिलता है तो उनका जो विवाह है तीर से कराया जाता है। ठीक है, सोचिए, योग्य वर के अभाव में विवाह तीर से कराया जाता है, इसे ही तीर विवाह कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं धार्मिक मान्यता। धार्मिक मान्यता यह है, और इनमें एक विवाह के चरण है, देखेंगे। ये तीर विवाह तो आपने समझ लिया है, योग्य वर नहीं मिलता है तो तीर विवाह कराया जाता है। और वर मिलने के बाद इनके जो चरण है उसको देखेंगे। मंगनी, इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है, और जो प्रारंभिक चर्चा है
फिर इसमें है फलदान, ठीक है, फलदान, मंगनी फलदान, फलदान मतलब सगाई है, शायद रिंग सेरेमनी, ये फलदान है, ठीक। तो मंगनी फलदान के बाद बिहाव, बिहाव को बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, जो मेन चीज़ होती है। उसके बाद आपका गौना, ये इम्पॉर्टेंट है। गौना क्या है? गौना में पिछले क्लास में भी मैंने इसको मेंशन किया है। गौना मतलब होता है विदाई, ठीक है। तो इस प्रकार मंगनी, फलदान, बिहाव, गौना आपको समझ आ जानी चाहिए। धार्मिक मान्यता देखेंगे तो ये अपनी जो पूर्वज है या फिर खुद को 12 भाई बैठ करके, इसको बहुत बार बता चुका हूँ, 12 भाई बैठ करके वंशज मानते हैं। यानी कि बिंझवार जनजाति खुद को 12 भाई बैठ करके वंशज मानते हैं और इसलिए ये उनकी जो है पूजा करते हैं, ठीक। 13 है इनके बारे में धार्मिक मान्यता। अब इसके आगे हम चलते हैं जाति चिन्ह, इसके बारे में बात करना है। कोट सागर इनके बारे में बात कर रहे हैं। जाति चिन्ह देखेंगे, जाति चिन्ह है तीर, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है जाति चिन्ह। इनका जाति चिन्ह है तीर, नो डाउट, क्योंकि तीर के बारे में इतने हमने महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखा है इसके पहले वैवाहिक में। तो तीर इनके जाति चिन्ह है। और ये पशुओं, ठीक है, पशुओं में जो चिन्ह बनाते हैं ये तीर से दाग कर पशुओं में चिन्ह बनाते हैं, ये भी है। तो पशुओं में भी तीर से दाग कर, यानी कि तीर से दागते हैं, पशुओं को भी ये तीर से दागते हैं। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ये अपने हस्ताक्षर, ठीक है, ये अपने हस्ताक्षर, ये शायद एग्जाम में पूछा है, ये अपने हस्ताक्षर में तीर का निशान लगाते हैं, ठीक है। ये अपने हस्ताक्षर में तीर का निशान लगाते हैं, अपना नाम नहीं लिखते, ठीक है, या फिर लिख के लगाते हैं, कैसे लगाते हैं ये तो नहीं मिलता, लेकिन यही मिलता है कि तीर का निशान लगाते हैं। तो ये तो रहे इनके जाति चिन्ह। कोट सागर देखिए क्या होता है, कोट सागर है, ठीक है। सबसे पहली बात तो बिंझवार एक सुसंस्कृत, ठीक है, सुसंस्कृत जनजाति मानी जाती है। इनकी अपनी एक महासभा होती है। बिंझवार सुसंस्कृत, ठीक है, जनजाति मानी जाती है। इनकी अपनी एक महासभा होती है, ठीक है, महासभा होती है। और इसी महासभा को क्या कहा जाता है? कोट सागर कहा जाता है। तो अब हम अगर यह बात करते हैं, एक चीज़ वहाँ पे बताना भूल गया था, सब चीज़ सही है। कोरकू जनजाति में एक चीज़ ऐड करेंगे विवाह वाला में, ठीक है। इनके विवाह के प्रकार है, ठीक, बस विवाह के प्रकार जोड़ देंगे, उसके बाद पूरा सफिशिएंट हो जाएगा। विवाह के प्रकार में देखेंगे लमसेना, लमसेना विवाह है आपका, तलाक, ठीक है, तलाक विवाह, विधवा विवाह, महिलाओं की स्थिति बहुत काफ़ी अच्छी है तो तलाक विवाह भी अधिमान्य है, विधवा विवाह भी होती है, लमसेना विवाह भी होता है। इसके अतिरिक्त चिथौड़ा, चिथौड़ा है एक्चुअल में, चिथौड़ा बोल रहा हूँ मैं, चिथौड़ा विवाह होता है, चिथौड़ा। उसके बाद है आपका रानीबाजी, ठीक, रानीबाजी विवाह भी होता है। अगर यह जनजाति, इसके बारे में इंट्रो रहेगा। सबसे पहले तो इसको इंजीनियर मेन कहा जाता है, इसके पीछे भी एक तर्क है, ठीक है, इंजीनियर मेन कहा जाता है क्योंकि यहाँ गर्म लोहे को पीट पीट कर लोहे को आकार में बदल देती है, समझ रहे हो, इट इज़ रियल। तो ये गर्म लोहे को पीट पीट कर लोहे के उपकरण बनाती है, इसलिए इसे इंजीनियर मेन कहा जाता है, समझ रहे हो, क्योंकि ये मजदूर का हाथ है कातिया समझ रहे हो। तो ये लोहे को पीट पीट कर जो है लोहे से उपकरण बनाती है, इसलिए इसे इंजीनियर मेन कहा जाता है। तो ये थोड़ा अगरिया के बारे में इंट्रोडक्शन। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि अगरिया को इंजीनियर मेन क्यों कहा जाता है। अब ये रहते कहाँ पे हैं, तो आप लिखेंगे रायपुर, बिलासपुर, ठीक है, उसको कोई सीरियस नहीं लेंगे, वो बस ऐसी थोड़ा सा मजाक था, ठीक है। तो रायपुर, बिलासपुर, और आप एक लिखेंगे यहाँ पे कवर्धा यार रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा में ये पाए जाते हैं। तो ये तो रहा इनके इनिशियल इंट्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पे। आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में सबसे पहले तो उपजातियों पे बात करते हैं। उपजातियाँ इनकी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं क्योंकि उपजातियाँ इनके नाम से ही इनके काम स्पष्ट हो जाते हैं। वो कैसे? सबसे पहले तो इनके नाम मैं बोलूँ, पहला उपजाति और दूसरा उपजाति। पहला उपजाति पथरिया अगरिया, ठीक है, पथरिया अगरिया। ये पथरिया से ही आपको समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ कि ये पत्थर से ही कुछ रिलेटेड है। और एक चीज़ है खूंटिया, खूंटिया अगरिया, इससे भी आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये खूंटी से रिलेटेड है। तो बस इनका काम क्या है, इंजीनियर मैन है तो ये लोहे से, ठीक है, लोहे से उपकरण बनाना,
वही आकार बदल कर। तो लोहे से उपकरण बनाने का काम है। तो पथरिया अगरिया, ठीक है, पत्थर में रख कर, गर्म लोहे को पत्थर में रख कर, ठीक है, लोहे के उपकरण बनाते हैं, उन्हें पथरिया अगरिया कहा जाता है। तो लोहे के उपकरण जब बनाते समय वे अगरिया जो पत्थर में गर्म लोहे को रख कर, ठीक है, गर्म लोहे को रख कर पीट पीट कर लोहे से उपकरण बनाते हैं, उन्हें पथरिया अगरिया कहा जाता है। सिमिलरली खूंटिया अगरिया के द्वारा, ठीक है, गर्म लोहे को खूंटी में रखकर, कहाँ रखकर, खूंटी में रखकर पीट पीट कर लोहे के उपकरण बनाया जाती है, ठीक है, उन्हें खूंटिया अगरिया कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके नाम में ही इनके काम छुपा हुआ है। तो इस प्रकार जो है अगरिया के इंट्रोडक्शन और अगरिया के जो आपके उपजातियों पे बात कर लिए, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत है। एक चीज़ है उड़द दाल, ठीक है, उड़द दाल का इनमें विशेष महत्व होता है। सबसे पहले देखेंगे अगरिया जनजाति में उड़द दाल का विशेष महत्व होता है, ठीक है, उड़द दाल का विशेष महत्व होता है। ऐसा क्यों? ये देखेंगे ये अतिथियों का सत्कार, ठीक है, अतिथियों का सत्कार यानी कि मेहमान लोगों का जो है सत्कार जो है इन लोग उड़द दाल से करते हैं, ठीक है। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन रियल है। उड़द दाल से अतिथियों का सत्कार करते हैं, और जो इनके त्यौहार होते हैं विशिष्ट अवसरों पे, यानी कि और अतिथियों के सम्मान यानी कि अतिथियों के सत्कार के समय ये उड़द दाल से विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ठीक है, उड़द दाल से विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं। तो उड़द दाल की इतनी महत्व है। यहीं तक नहीं, जब ये विवाह करते हैं तो उसमें वधुमूल्य दी जाती है, आपको पता है वधुमूल्य दी जाती है। तो वधुमूल्य के समय भी उड़द दाल भी देते हैं, ठीक है, उड़द दाल भी ये साथ में देते हैं, ठीक है। तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें उड़द दाल डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं, इसको स्टार लगाएंगे, अंडरलाइन करेंगे। उड़द दाल का महत्व किस जनजाति में है, मैं टेस्ट में जरूर पूछूंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आर्थिक जीवन पे। आर्थिक जीवन देखेंगे, इससे पहले मैंने कहा है इनकी आर्थिक जीवन क्या हो सकती है, आप खुद ही बता सकते हैं। बस इनका जो पारंपरिक कार्य है वो तो लोहे गलाना है ही, ठीक है। तो इसके हम आर्थिक जीवन पे बात कर रहे हैं। इनके पारंपरिक कार्य, ठीक है, पारंपरिक जो कार्य है लोहे गलाना है, आपको तो पता है, ठीक है, लोहे गलाना है। तो लोहे से विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं, जैसे टंगिया सुने हो ना, एक कुल्हाड़ी होती है। अब आपको टंगिया लिखना पड़ेगा क्योंकि जनजातियों की भाषा में हमें लिखनी है। टंगिया, हंसिया, ठीक है, टंगिया, हंसिया, इस प्रकार बहुत सारे इन लोग उपकरण बनाते हैं। राफा हो गया, गैती बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़, और चक्कू वक्कू भी हो जाता है। नांगर जो उसके हल चलाने वाला जो उनके जो लौह का रहता है उसको भी बनाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाते हैं जो कि अगरिया हैं, और ये पारंपरिक रूप से लोहे गलाने का इनका कार्य है। अब देखेंगे, ये तो इनके आर्थिक जीवन हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में एक चीज़ और जोड़ेंगे जो कि रहेगा पंचायत प्रमुख, ठीक है, पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है, ठीक, गौटिया कहा जाता है। साथ में ही एक चीज़ और मुझे याद आ रहा है, हालांकि इतना सफिशिएंट है लेकिन मैं जो सर्च करके रखा पढ़ा हूँ वो भी बता दे रहा हूँ। एक चीज़ और है, जो हमने खूंटिया, ठीक है, वहाँ पे इसको जोड़ देना, खूंटिया अगरिया की बात करी थी, ठीक है, इसे सरगुजा क्षेत्र में असुर अगरिया भी कहा जाता है। इसके आगे ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास और आ सकती है। तो इस प्रकार आपका जनजातियों की विशेष प्रकार से जो बात कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाता है। फिर बता दूं भत्रा, और फिर आपका दोरला हो गया, परजा हो गया, ठीक है। ये 3 से लेकर एक और जाति हो जाएगा। तो 3-4 जनजातियों पे हमने बात करनी है, जो कि बहुत छोटी छोटी है, वो तो सिर्फ 10 मिनट में बात हो जाएगी उसके बारे में, ठीक है। तो लास्ट क्लास के लास्ट में 4 जातियों के बारे में, जनजातियों के बारे में मैं फिर से आपको बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे आपको पसंद आए तो, और फिर उसके बाद आप शेयर भी कर देंगे ताकि आप जैसे ज़रूरतमंद को यहाँ फ्री शिक्षा आराम से मिल जाए, आराम से घर बैठे पढ़ें और फिर सिलेक्शन ले पाएँ। धन्यवाद।